नमस्कार, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आरडीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम वृत्त प्रकरण पर बात करेंगे। आइए देखते हैं वृत्त क्या है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक निश्चित बिंदु है और इसके बिंदु के चारों तरफ एक सामान्य दूरी पे अनेक बिंदुएं हैं। इन बिंदुओं के द्वारा जो पथ बनाया गया है, जो रास्ता बनाया गया है, वह वृत्त कहलाता है और यह बिंदु जो होता है वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के अगर दूसरी परिभाषाओं को देखा जाए तो वृत्त एक बंद रेखा से घिरी हुई समतल आकृति है। यह इस तरह होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंद रेखा की सभी रेखाओं में लंबाई बराबर होता है। जैसे कि अगर यहाँ से हम रेखा खींचे तो यहाँ जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो सारी रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी। वृत्त की कुछ शब्दावली हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनकी परिभाषाएं हमें जानना जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से भी वो परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला है चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग उस वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे कि आप वृत्त देख सकते हैं, वृत्त में ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये उसका अर्क है। दूसरा है केंद्र। जैसा कि अभी ऊपर ही बताया गया था कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो वृत्त पे स्थित सभी बिंदुओं से समदृष्ट बिंदु होता है। यानी कि वृत्त के परिधि से एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जो सारे बिंदुओं का मध्य में सारे बिंदुओं का मध्य बिंदु होता है, जहां से सभी रेखाएं जो होती हैं वो समान दूरी पर व्यवस्थित होती है। तीसरा है जीवा। जीवा जो होता है एक ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त की स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने से बनता है। जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है। यानी कि अगर एक वृत्त दिया हो और वृत्त को ये दो भागों में जीवा क्या करता है, विभाजित कर देता है। अगर वृत्त के केंद्र से होकर कोई जीवा गुजरता है तो वो सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने कोई भी रेखाखंड सबसे बड़ी जीवा होती है, उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। परिधि की बात किया जाए तो परिधि वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई होती है। यानी कि ये एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर की जो है ये उसकी लंबाई होती है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो वृत्त के परिधि के किसी बिंदु तक का एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है। यानी कि अगर जो होता है कि वृत्त की परिधि से एक रेखाखंड, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये पूरी रेखा को मिला दिया जाए तो उसका ये व्यास कहलाता है और व्यास का त्रिज्या जो होता है उसका आधा होता है। त्रिज्यखंड जो होता है किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। इसी तरह वृत्तखंड जो होता है केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो भाग है वो त्रिज्यखंड है, ये इसका चाप हो गया और ये इसका वृत्तखंड हो गया। तीनों यहाँ चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं, चाप को, त्रिज्यखंड को, वृत्तखंड को। इसके बाद हम देखते हैं वृत्त की कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कि छेदिका रेखा क्या है या छेदिका क्या है। तो एक विस्तारित जीवा जो वृत्त के समतलीय होती है तथा वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदित करती है, वृत्त की और छेदिका रेखा कहलाते हैं। जैसा यहाँ देख सकते हैं कि छेदिका ये जो रेखा है वो वृत्त की छेदिका रेखा है। परिधि पे दो स्थानों पर दो बिंदुओं को यहाँ पर छेद करती है, इसलिए इसको वृत्त की छेदिका कहते हैं। दूसरी बात है स्पर्शीय स्पर्श रेखा। वृत्त के समतलीय रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त से स्पर्श करती है उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी एक बिंदु पर वृत्त के किसी एक बिंदु से जो स्पर्श करती है, जैसे कि आप स्पर्शीय रेखा देख सकते हैं, ये बिंदु इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए वृत्त की है स्पर्शीय रेखा है। अर्धवृत्त, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वृत्त के व्यास और वृत्त के अंतर बिंदुओं से बने चाप के मध्य का वह क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि एक वृत्त दिया हुआ वृत्त का पूरे क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो वो वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। कहने का मतलब है कि एक वृत्त दिया हुआ है तो अब उसको हम आधा, उसके जैसे यहाँ व्यास देख लीजिए, ये वृत्त के केंद्र से एक डायमीटर खींचा गया है। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वो आधा होगा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा होगा वो आधा होगा। बात करें वृत्त की स्पर्श रेखा के कुछ गुण, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। जैसे कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के किसी एक बिंदु पे एक और एक केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। यहाँ एक बिंदु है, उसको दिया खींचा गया अगर बिंदु देखा जाए तो वो केवल एक ही होती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के कॉमन पॉइंट जो
स्पर्श बिंदु, जिसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, तथा स्पर्श रेखा को वृत्त उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है जिस बिंदु से जाती है उसको कांटेक्ट ऑफ पॉइंट के नाम से या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु को स्पर्श करते हुए खींची जा सकती है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पूछे कि किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो उसका आंसर है अनंत, क्योंकि वृत्त बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बने हैं और प्रत्येक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए एक दिए हुए वृत्त पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के स्पर्श रेखा के कुछ और गुण है, इसमें देते हैं वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। वृत्त के अंदर से और कोई बिंदु है उस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, जैसा कि बताया गया। इसमें मैं अभी बता रहा था कि अगर बहुत सारे बिंदु हैं उस पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि एक वृत्त के बाहर अनेकों स्पर्श रेखाएं। एक और क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ देख सकते हैं वो जो बिंदु है यहाँ देखें, ये लास्ट वाले जो आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं ही होती हैं। एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसे वाह्य बिंदु का नाम दिया गया। इस वाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है जो वृत्त के किसी बिंदुओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है। यानी कि अगर कोई वृत्त है उसके बाहर एक बिंदु है तो वहां से केवल दो के अलावा कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, केवल दो ही रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या व्यास में क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधी होती है, और यहाँ देखा जाए तो वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस प्रकार वृत्त का जो त्रिज्या होगा व्यास बटा 2 हो जाएगा। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, उसका डायमीटर जो है पीले कलर में, रेड कलर में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आधा भाग है, ये 1/2 ही है। फिर आता है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का तात्पर्य है कि अगर कोई हम वृत्ताकार कोई भी अगर वस्तु लेते हैं उसको अगर एक चक्कर घुमाते हैं तो कितनी दूरी तय करती है, वो उसकी वृत्त की परिधि हो जाती है। यानी कि इसको बाहर का पूरा क्षेत्र, ये बाहर का जितना क्षेत्र है वो उसकी वृत्त की परिधि कहलाती है। आइए देखते हैं, वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, जहां आर जो है वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। इस पे आधारित तो बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको हम देखते हैं। कुछ सवाल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इस सवाल में हम देखते हैं कि व्यास दिया हुआ है डी, और डायमीटर दिया हुआ है तो डी इक्वल टू हम जानते हैं कि यहाँ सारा जो है, अब हम यहाँ सवाल को सॉल्व करते हैं। देखते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त के व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की परिधि अगर ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर यहाँ लेने पर ये 7 हम वैल्यू रख देंगे, आर का वैल्यू 7 हो जाएगा, और पूरी वैल्यू रखते हैं तो 2 × 22/7 × 7 हो जाएगा, और ये टोटल आंसर जो आ जाएगा वो 44 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वृत्त का हम क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। यहाँ आर की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, आर का वैल्यू रखते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ सभी वैल्यू रख देते हैं तो ए इक्वल टू 22/7 × 22/7। सॉल्व करने पे आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह हम वृत्त की त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल परिधि का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा हट के है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ क्षेत्रफल ही दे दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले हमको पता है क्षेत्रफल पता है तो हम क्षेत्रफल को फॉर्मूला लगा देते हैं, a = पाई आर स्क्वायर। तो a = पाई आर स्क्वायर होता है तो हमको r ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर जो हो जाएगा हम वैल्यू रख देंगे सबका।
वृत्त का क्षेत्रफल 55.4 हो जाएगा, गुणे पाई का वैल्यू जो है 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा ये 55.44 गुणे 7/22, और ये जो है भाग दे देंगे तो यहाँ पलट जाएगा तो हो जाएगा 7/22, यानी कि आर की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आ जाएगा। एक सवाल और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में खासतौर पे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 मीटर है, उसके चारों ओर 0.7 सेंटीमीटर सॉरी मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ दिया हुआ कि एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त होगा, उसके बाहर कह रहे हैं कि 0.7 मीटर एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था। अगर हम इसको अगर फिगर के तरफ समझे तो ये देखिए यहाँ एक दो फिगर दिया हुआ है, छोटा वाला जो भाग वो मैदान है, इसके बाहर 0.7 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है, हमको इस रास्ते का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है उसको r1 मान ले तो r1 हो जाएगा 4.9 मीटर, r2 निकालना हो तो हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 4.9 और 0.7 को जोड़ देंगे हमारा r2 निकल जाएगा, यानी r2 हो जाएगा 5.6 मीटर। अब हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले सर्किल के क्षेत्रफल को निकाल करके घटा देंगे, हमारे ये रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, तो पाई यहाँ पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पाई, अब r2 का वैल्यू 5.6 वर्ग हो जाएगा माइनस 4.9 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ जब उसको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, यहाँ ए की जगह पर 5.6 और बी की जगह पर 4.9 वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमको पता प्राप्त हो जाता है रास्ते का क्षेत्रफल 23.10 वर्ग मीटर। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, या क्या करें, अगर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटा दिए, तभी भी आंसर यही आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 23.10 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस तरह के अगर सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उम्मीद है कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले चैप्टर में फिर हम आपसे मिलेंगे, तो थैंक यू।